कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह अनेक बार आपने सुना, ये शब्द नहीं है, इसके पीछे की बहुत बड़ी गहराई है। हमारे बच्चे कैसे निर्मल और पवित्र बने रहें, मतलब बुराई से बचे रहें, जो काम है उसको ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ कर सकें। जीवन में ईमानदार व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हमेशा तह पे जाते हैं, जड़ पे जाते हैं, लॉजिक से जीवन जीते हैं। एक पंक्ति है, मतलब सेंटेंस है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। जितनी संसार की नीतियां चल रही हैं, यदि वो छल कपट प्रपंच लोभ मायाचारी इनसे चल रही हैं, तो आखिरी में दुख ही दुख मिलता है। पर यदि सुखी होना है तो ईमानदारी की नीति होना चाहिए। अभी हमारे सामने ईमानदारी की नीति है। आखिरी पाठ है अलंकार। पाठ तो और हैं, लेकिन क्रिटिकल कठिन पाठों में एक अलंकार पाठ है। और हमारी ईमानदारी आपको ये होगी कि इसका हम आपको सारांश समझाएं, क्योंकि आप लगभग 13 वर्ष के हैं और 13 वर्ष की उम्र में अलंकार को बहुत डीपली नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि की क्षमता जो है उतनी एग्जार्व करने की नहीं है। इसको सामान्य रूप से समझाएं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे रूप में समझाएं। मतलब जो परीक्षा में आपके लिए लिखने के लिए अवसर आए तो आप कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ लिख सकें। इसलिए हम जो आपको समझा रहे हैं सामान्य समझा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज में जो हम आपके लिए थोड़ा डीपली या बहुत गहराई से समझाएंगे, इसका अर्थ है कि उस स्तर से आपको परीक्षा में लिखना है। अलंकार में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन 1-2 नंबर ही महत्वपूर्ण होते हैं। कब होते हैं? जब हम ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतेंगे। इसको सामान्य रूप से समझेंगे। कौन सा पाठ? अलंकार। अलंकार बेटा एक सामान्यतः हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ को सजा दें। मान लो ये आपको जॉकेट का ये पॉकेट है, ठीक है ना। इस पॉकेट में यदि हम सहजता से एक कोई ऐसा पेन लगा दें यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मान लो हमने पेन लगा दिया, ये पेन लगा दिया, ये पेन हो गया, ठीक है ना। तो इस पेन के माध्यम से जो सजावट हुई है वो अलग दिखेगी। क्यों दिखेगी अलग? क्योंकि इसके माध्यम से क्या आ रहा है हमारे लिए, इससे एकाग्रता बढ़ रही है। देखिए, इससे थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा। एक पेन और लगा दिया, एक पेन और लगा दिया, मालूम, इससे और आकर्षण बढ़ा इस जेब का। एक उदाहरण है। पहले जो जेब था वो सामान्य लग रहा था, देखें आप, पहले ही सामान्य लग रहा था, लेकिन इसको जैसे ही हमने इस पेन को लगाया तो थोड़ा सा इसका क्या हुआ, आकर्षण बढ़ा। स्पष्ट हुआ? आपको 1 मिनट ये बर्बाद नहीं लगेगा, आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। देखें, जब कोई भी वस्तु या किसी भी स्थिति में उसमें आकर्षण बढ़ाना हो, तो आकर्षण बनाने के लिए बाह्य रूप से कुछ हम क्या करते हैं, उसमें प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपके सामने पेज है, इसको हमने सामान्यतः यहाँ पर इसको ये सर्किल बनाया, सर्किल दिख रहा बेटा, इस सर्किल बना, ठीक है ना, इस सर्किल, ठीक है, देखा सर्किल। अब ये सामान्य लग रहा है, इस सर्किल को हम और दूसरे रूप में देखेंगे। एक और सर्किल बना दिया, ठीक है ना। अब एक सर्किल ये है, एक है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा डिजाइन कर दिया। आप देखना, इन दो में से ए वाला जो थोड़ा डिजाइन हुआ, हमारी बहुत अच्छी राइट वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश, ये जो डिजाइन हुआ ये थोड़ा सा आकर्षित लग रहा है। देखें बेटा, ये जो एक सिंपल है, सिंपल की अपेक्षा ये थोड़ा सा डिजाइन वाला अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु या तथ्य को आकर्षक रूप में बनाना है तो उसके लिए बाहर से शोभा बढ़ाने वाला कोई तत्व होना चाहिए, कारक होना चाहिए। ऐसे ही कविता में, काव्य में, पोयम में प्रभाव जमाना है, प्रभाव जमाना है मतलब आकर्षण बढ़ाना है, तो उसको शोभा बढ़ाने वाले जो माध्यम होते हैं, तत्व होते हैं, कारक होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले, पोयम में जो शोभा बढ़ाने वाले, अट्रैक्शन बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, माध्यम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। सीधी परिभाषा है। अलंकार शब्द का अर्थ है भूषण या आभूषण, जो
भूषित करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जो भूषित करे या शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। स्वाभाविक है बेटा, या तो शब्दों के माध्यम से पोयम में वर्ड के माध्यम से क्या है आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और या दूसरा अर्थ यानी उसके मीनिंग्स के आधार पर। तो दो आधार पर, या तो शब्द या अर्थ। इस तरह परिभाषा में भी हो गया काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। थोड़ा स्पष्ट हुआ? आपको अलंकार की परिभाषा है, आप क्या लिखोगे? काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी आपकी बस इतनी तैयारी हो तो आपका आत्मविश्वास भी रहेगा और आपको अलंकार की शुरुआत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? आखिरी बार, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते। ठीक है। अब जिस प्रकार सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। भी हमने प्रारंभ आपको एक पॉकेट का उदाहरण दिया। अब आते हैं अलंकार के भेद। अब स्वाभाविक है, दो तरह से अलंकार की काव्य की शोभा बढ़ती है, एक शब्द के माध्यम से, दूसरे अर्थ के माध्यम से। तो यहाँ स्वाभाविक है, शब्दालंकार हो गया और अर्थालंकार हो गया। काव्य के दो भेद होते हैं। अब शब्दालंकार, इसकी परिभाषा भी सामान्य है कि जब शब्दों के प्रयोग द्वारा काव्य के सौंदर्य वृद्धि अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से हो तो अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है ना? अब शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से इतना डिटेल आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ सामान्य समझना है। परीक्षा की दृष्टि से तो आपको सिर्फ अलंकार की परिभाषा अच्छे से समझ लो और इसको कंठस्थ कर लो, ये आपकी परीक्षा की तैयारी हो गई। लेकिन एक सिलेबस में है और स्वाभाविक है, सिलेबस में कोई चीज़ है तो हमें समझना हमारी ड्यूटी है। परीक्षा में आए ना आए वो जरूरी नहीं। ठीक है ना? अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण जानते बेटा आप? वर्ण देखो, हमने आपको बताया था, जैसे क, एक क है, एक ख है, ये वर्ण है बेटा। समझ में आ रहा ना? ये वर्ण समझ में आ रहा? हाँ। तो जब काव्य में एक ही वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखो च वर्ण, च देख रहा है ना? च यहाँ देखो बढ़ आ रहा है, बार बार आए, एक वर्ण एक से अधिक बार आया, पुनः पुनः आवृत्ति हो तो च वर्ण, चारु में चा आ गया, चंद्र में चा आ गया, चंचल में चा आ गया। इस तरह से क्या हो गया बेटा? यहाँ चा तथा ला वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। समझ में आया? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता। ठीक है ना? आज से लगभग 20 साल पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, 22 साल पहले, अनुप्रास अलंकार की। ऐसा रोष था शासन व्यवस्था के प्रति, कॉलेज टाइम की बात है। तो लिखा था कि गणतंत्र गढ़ गया गहरी गहराई में, गुंडा तंत्र गहरा गया गरीबों की गर्दसाई में, गुंडे उड़ा रहे हैं गलगल दम में गांधी गौतम के गांव में। ये बताओ, ग वर्ण आ रहा ना? गुंडे उड़ा रहे हैं गलगल दम में गांधी गौतम के गांव में, गजब हिंसा छाई बंधु गांधी गौतम के गांव में। एक ग वर्ण आ रहा ना? ये क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया बेटा? कभी आपको लगता होगा सर हम अपनी पुरानी बातें या आत्मप्रशंसा नहीं, हमारे बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं बेटा कि ऑनेस्ट ईमानदार रहने से कभी मुस्कुराहट कम नहीं होती है। और ईमानदार व्यक्ति का पहला लक्षण है कि जो काम मिला है उसको बहुत हृदय की गहराई से करता है, उसमें आनंद पाता है। ये पढ़ाने में भी हमें आनंद आ रहा है, आपको समझने में आनंद आ रहा होगा तो आप भी अच्छी कहलाए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल ड्यूटी है हमारी कि आप हमसे पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, आप कमेंट्स करें। क्यों? क्योंकि आप कितनी
मेहनत परिश्रम से पेरेंट्स लोग शुल्क जमा करते हैं। तो हमारी भी बेटा ड्यूटी है कि आपको संतुष्ट रखें, आपको इतने ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ाएं कि आप उसको ठीक से समझ सकें। आपको इसमें बेटा अलंकार की परिभाषा समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्लास होती सामने तो और अच्छे से समझाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से समझाने पढ़ाने की, ठीक है ना। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण दिए हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई, ठीक है ना। यहाँ पर एक त वर्ण की बार बार आवृत्ति। पोथी, पढ़ी पढ़ी, जग पूरा मुआ, पंडित भयाना को यहाँ पावर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके बाद यमक अलंकार, जब एक ही शब्द की पुनः पुनः आवृत्ति हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक शब्द देखो, यहाँ अभी पहले हमने कहा ऐसे बात की थी, वर्ण की बात की थी, ये वर्ण का खगा। अब आ गया मान लो घटा, एक घटा शब्द लिखा, ये शब्द हो गया। घटा क्या हो गया बेटा, ये शब्द हो गया, यहां आएगा वो शब्द। तो देखो, जब एक ही शब्द की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, तो वहां क्या होता है, जैसे यहां लिखा काली घटा का घमंड घटा, ये शब्द काली घटा का घमंड घटा, दिख रहा बेटा। तो यहां पर काली शब्द आया और घटा शब्द आया। एक घटा शब्द जो है हमें थोड़ा सा समझना है कि घटा शब्द का एक जगह देखो, इसमें नियम है, क्या नियम है,